हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की जो क्लास है स्पेशल क्लास, एक ज़बरदस्त क्लास हम कह सकते हैं आज तक की, क्योंकि आज की क्लास में आपके ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी से संबंधित यानी कि तीनों का जो आपका कॉमन एक एग्जाम होगा, उन तीनों डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में। यानी कि एक ज़बरदस्त क्लास हम कह सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है, कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपके नहर महकमे से संबंधित जो कैनाल पटवारी का काम होता है उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे, और कुछ प्रश्न हमने इसमें ग्राम सचिव के भी डाले हैं। यानी कि तीनों की एक क्लास है, तो इस क्लास को एंड तक आप एक बार जरूर देखना। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां से जो प्रश्न एग्जाम में बनेंगे इस डिपार्टमेंट के लिए, वो यहां से पुट हो सकते हैं, पूरे चांस हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो नए साथी हैं हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो पुराने साथी हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वीडियो देखने में हमें अच्छा लगा है, अच्छे प्रश्न यहाँ पर हमने पुट किए हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पहले जो हम प्रश्न कवर करेंगे कैनाल पटवारी के प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे, लगभग 10-12 प्रश्न। फिर उसके बाद और भी प्रश्न है भाई इस वीडियो में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2, ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, इस वीडियो का सबसे आसान प्रश्न यही प्रश्न है भाई इस वीडियो में। भागड़ा नहर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भागड़ा नहर का पिता किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को कहते हैं। और इनका संबंध कहां से है? तो ये आपके गढ़ी सांबला से, यानी कि गढ़ी सांपला से इनका संबंध है, आपको ध्यान रखना है, जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, एक जबरदस्त और एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भागड़ा बांध के लिए एग्रीमेंट कब किया गया? तो एक अच्छा प्रश्न है। देखो, इसी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है इसका भी। तो ये एग्रीमेंट कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि 1944 में हुआ। भाई कब हुआ? 1944 में हुआ है, ठीक है। और इस बांध पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? सर छोटू राम ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये उत्थान या उत्थान सिंचाई परियोजना भी इसे हम कहते हैं। तो इसमें प्रश्न ये बन सकता है, कुल कितनी नहरें आती हैं इसे सिंचाई परियोजना में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भाई कितनी नहरें आती हैं? 528 आती हैं। तो भाई एक दो बार इस वीडियो को देखें और आराम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, पश्चिमी यमुना नहर में कुल नहरों की संख्या कितनी है? अभी ये प्रश्न आपके सामने था भाई उत्थान सिंचाई परियोजना का, और ये यहाँ पर है पश्चिमी यमुना नहर में कुल नहरों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 675 है, 472 है, 789 है, 600 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 472 है भाई, किसमें? पश्चिमी यमुना नहर में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भागड़ा जल सेवा इकाई के कितने परिमंडल हैं? तो परिमंडल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, यानी कि ये जो मंडल होते हैं, जिलों का एक एरिया होता है कि भाई इसमें कितने परिमंडल, यानी कि कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक अच्छा प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कितने हैं? 5 है। तो अब ये भी देख लेते हैं, भागड़ा जल सेवा इकाई परिमंडल में कौन कौन से 5 जिले हैं जिनको शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो इनमें से एक आपका सिरसा रहेगा, फतेहाबाद रहेगा, अंबाला रहेगा, कैथल रहेगा और हिसार रहेगा। यानी कि ये आपके टोटल कितने हो गए? ये आपके टोटल 5 हो गए भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? 5 बिल्कुल सही आंसर है। उत्थान या उत्थान सिंचाई परियोजना से कुल कितने क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है भाई, ठीक है ना? कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो ये एक एरिया निकाला गया किलोमीटर का, जिसे हम वर्ग किलोमीटर के रूप में जानते हैं। जैसे पूछ लेता है कई बार कि भाई हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर में, तो आप इसका हमें आंसर देंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है। ऐसे ही एरिया निकाला जाता है सिंचाई के लिए, तो ये भी आपको बताना भाई, ठीक है ना। उत्थान सिंचाई परियोजना से कुल कितने क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, यानी कि कितने क्षेत्र में कुल सिंचाई की जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 3946 किलोमीटर। कई बार हम इसे वर्ग के रूप में भी जान सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, पश्चिम यमुना नहर जल सिंचाई योजना के तहत कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है भाई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न अलग है, ये आपका उत्थान सिंचाई का है और ये पश्चिमी यमुना नहर का है। तो दोनों का अलग अलग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
और इसका जो सही आंसर है आपके सामने है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 4108 किलोमीटर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, हथनी कुंड बैराज कब बनना शुरू हुआ? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ये जो आपका हथनी कुंड बैराज है कहाँ पर है? यमुनानगर में है, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ? क्योंकि कैनाल पटवारी का काम नहर महकमे से है, नहरों से है, पानी से है, तो ये आपके लिए जरूरी प्रश्न है भाई। जो भी बांध है वो एक बार जरूर देख लेना। वैसे तो हम प्रयास करते रहेंगे, समय समय पर आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे, ऐसे प्रश्न हम आपके लिए कंप्लीट करवाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हथनी कुंड बैराज का काम है जो यानी कि कब बनना शुरू हुआ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1996 में ये बनना शुरू हुआ, लेकिन 1999 में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से जो आपके प्रश्न है वो यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि जो आपका खेत होता है कितना एरिया होता है, कितने कनाल या मल्ले होते हैं, ठीक है ना। जो पटवारी का काम होता है, यानी कि जो आपका खेती बाड़ी के जो पटवारी होते हैं, जिसे हम लैंड पटवारी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न अब हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं तो वो भी देखते हैं साथ के साथ। एक कनाल में कितने गज होते हैं, यानी कि एक कनाल में कितने गज होते हैं, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में एक बार। देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, वैसे तो आपको समझ में आएगा। देखो एक कनाल यानी कि जो एक एकड़ होता है, यानी कि एक जो आपका किला होता है, एक खेत होता है, जो उसमें ना आपके कितने कनाल होते हैं, तो 8 कनाल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8 कनाल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। और आप यहाँ से प्रश्न जो बना है कि भाई एक कनाल में कितने गज होते हैं, एक कनाल में कितने गज होते हैं, मल्ले भी हम आपको बताएंगे। तो एक कनाल में कितने गज होते हैं, तो ये आपके 605 गज होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो यानी कि एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं? 8 होते हैं। तो और यानी कि एक कनाल में कितने गज होते हैं? 605 होते हैं। तो 8 के अकॉर्डिंग देखें तो एक किले में कितने यानी कि आपके गज बन गई, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, तो यहाँ से आपकी गज की संख्या निकलकर सामने आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और अभी हम आपको बता रहे थे, यानी कि जो प्रश्न नंबर ये था एक बार देख लेते हैं, यानी कि एक कनाल में कितने गज होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं, तो यानी कि मरले का भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखो यानी कि जो आपका मरला होता है, यानी कि 20 मरले का एक कनाल बनता है। कितने का? एक कनाल में कितने मरले होते हैं? यानी कि 20 होते हैं। और गज हमने आपको बता ही दिए 605 होते हैं, ठीक है ना। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? देखो अभी हम इसी की बात कर रहे थे भाई, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था भाई कितने गज होते हैं, यानी कि एक कनाल में 605 हमने आपको बताई। तो 8 कनाल का एक एकड़ होता है, यानी कि एक किला होता है। तो टोटल कितने बन गए? जब एक कनाल में 605 है तो यानी कि, और यानी कि गज की अगर हम बात करें तो एक किले में कितने होते हैं? यानी कि 8 कनाल होते हैं। तो यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है 605 को। तो 8 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से संख्या क्या निकल कर सामने आएगी? 4840 वर्ग गज आएगी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एक एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो यहाँ पर वर्ग फुट की अगर हम बात करें, गज हमने आपको बता दिया, कनाल हमने आपको बता दिया, मल्ले हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर प्रश्न है एक एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 45,560 वर्ग फुट होते हैं। अगर यहाँ से अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं या फिर कोई प्लॉट खरीदते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उसकी लंबाई मानकर चलते हैं कितनी है, किसी प्लॉट की लंबाई मानकर चलते हैं 72 फुट है, और चौड़ाई उसकी कितनी है, मान लेते हैं 60 फुट है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 72 फुट उसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, 60 फुट है, और आपको पूछ ली भैया कितने गज होगा इसका एरिया, तो बट्टे में आपको 9 से इसका डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप 9 से इसको काटेंगे 8 पर कट जाएगा, और साइड की 8 से मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो यहाँ से गज निकलकर आपके सामने आ जाएंगे। ये भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा बन जाता है कई बार आप कहीं से ज़मीन खरीदते हैं तो ये चीज़ आपके काम आएगी। तो ऐसे आप गज निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपकी फुट में लंबाई और चौड़ाई है और बट्टे में आपको 9 से उसको भाग देना है, तो गज की लंबाई आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं? तो देखो अभी इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे भाई, एक किले में कितने कनाल होते हैं, मैंने आपको 8 बताया था, और एक कनाल में कितने गज बताइए, 605 गज बताई, और एक किले में कितने गज मैंने आपको बताई, 4840 बताई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हमने आपको बताए हैं, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। तो ये प्रश्न हमने पहले ही आपको बता दिया था। अगला जो प्रश्न है, जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 33 गज की होती है। कितने की होती है? 33 गज की होती है। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए।
अब कुछ प्रश्न आपके यानी कि ग्राम सचिव से संबंधित है, तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ इस वीडियो में। पंचायती राज क्यों और कैसे नायक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन है, बनारसी दास गुप्ता है। अब कुछ साथी बोलेंगे सर ऐसे प्रश्न हमने आज तक नहीं देखे, तो भाई अगर आपको नौकरी लेनी है तो ये तो आपको पढ़ने ही होंगे। इनका एक्ट भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, कैनल पटवारी का, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो भाई जरूरी आप सभी के लिए पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बनारसी दास गुप्ता, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पंचायती भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया, हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहाँ पर किया गया, चंडीगढ़ में किया गया, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाले प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सी रहेगी, 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर है तलवाड़ा। कौन सी है, तलवाड़ा है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कहाँ पर है, तलवाड़ा फतेहाबाद में रहेगा। हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुई गांव है। सुई आपका कहाँ पर है, भिवानी में है। तो एक अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है, करंट का प्रश्न भी ये बन सकता है। हरियाणा में न्यूनतम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है, तो ये तो एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना, तो एक अच्छा प्रश्न और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये कौन सा बना है, तो ये आपका हरियाणा बना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कब लागू किया गया, 22 अप्रैल 1994, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, तो ये एक आसान और सिंपल प्रश्न हम कह सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर रहेगा 29 विषय हैं। कितने हैं, 29 हैं। और आखिरी प्रश्न और देख लेते हैं भाई साथ के साथ, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया, तो ये एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो कब से समाप्त कर दिया गया, 14 अगस्त 1996, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास किया है और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे आप सभी के लिए। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।